हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 5 में हमने परमाणु की परिभाषा, परमाणु के मूल कण, उनकी खोज किसने की, किस सन में की, उन पे आवेश कितना होता है तथा अणु के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके एक्सरसाइज में पहला है सही विकल्प को चुने। तो पहला प्रश्न है वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित करने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु या सभी हेतु। तो इसमें आपका सही होगा वस्तुओं एवं पदार्थों को गुणों को आसानी से समझने हेतु, आपका ये सही होगा। इसके बाद है किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ठोस में, गैस में, जलवाष्प में, अपरिवर्तित रहता है। तो किसमें बदल जाता है वो? गैस में। तो ये वाला आपका सही है, गैस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, चौथा उसको खाली कर देगी। तो गैस है, एक जगह गैस तो सब जगह फैल जाती है। मान लो एक अगरबत्ती एक कमरे में आपने सुलगाई, लेकिन उसकी महक पूरे कमरे में जाती है ना, तो ये क्या है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ये वाला सही है आपका। अगला घ नंबर पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो पदार्थ की निर्माण इकाई कौन हो सकती है? परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या होगी? परमाणु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या है? परमाणु के मूलभूत कण हैं। ठीक है, इसलिए पदार्थ की निर्माण इकाई को क्या होगी? परमाणु होगी। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थान है उनमें भरना है। पहला का नंबर है ठोस का आकार खाली स्थान होता है। तो क्या होता है ठोस का आकार? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ पे हम निश्चित भरेंगे। ठीक है। अगला अगरबत्ती की सुगंध गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किस गुण के कारण फैल जाती है? गैसीय गुण के कारण फैल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? गैसीय गुण। अगला प्रश्न है पानी में घुल जाता है। पानी में क्या घुल जाता है? कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो पानी में घुल जाता हो। तो हम यहाँ पर नमक लिख दें या चीनी लिख दें, दोनों सही होगा। ठीक है। अगला खाली स्थान पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो हम पिछले वाले वीडियो में परमाणु और अणु के बारे में बताए थे। तो परमाणु क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु क्या है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो कौन रह सकता है? अणु रह सकता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। यानी ये प्रश्न उत्तर है, प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको देना है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। ये हम बताए थे आपको अपने पिछले वीडियो में, लेक्चर 4 में बताए थे हम आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस।
और इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो वही लेक्चर 4 वीडियो का देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन किसके निश्चित होते हैं? ठोस के। किसके निश्चित होते हैं? ठोस के। लेकिन ठोस के होते हैं। और द्रव का क्या होता है? द्रव की आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होती है। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। अगर लोटे में रखा जाएगा तो लोटे की आकृति ग्रहण कर लेगा। अगर गिलास में रखा गया तो गिलास की आकृति ग्रहण कर लेता है। कटोरी में रखा गया तो कटोरी की आकृति ग्रहण कर लेता है द्रव। और गैस में क्या होता है? गैस में आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है और गैस की अनिश्चित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पदार्थों का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों को उसके समान लक्षणों के आधार पर हम अलग अलग समूह में बांटेंगे तो ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वही हमने लिखा है, पदार्थों को उनके समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न, प्रश्न घ, पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी किसे कहते हैं? इसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि पारभासी पदार्थ, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ये मेरे अगले वीडियो, जो पिछला वीडियो था लेक्चर 4, उसमें हमने इसको बताया है। इसकी विस्तृत जानकारी आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। पारभासी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, और उनके उदाहरण भी। ठीक है, इसलिए हम ये यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं। अगला प्रश्न, कारण बताइए। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये प्रश्न है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, क्यों? क्यों निश्चित नहीं होती? क्योंकि द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो ठोस की अपेक्षा जब ये कम होता है तो जो आकर्षण बल होता है वो उनको एक साथ बांधे नहीं रख पाता है, इसलिए द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है। देखिए, ठोस की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिससे अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो अणुओं को एक साथ बांध कर नहीं रख पाता है। इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। हो गया ये प्रश्न का आंसर। अब अगला प्रश्न, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, क्यों? कारण बताना है। मान लो एक गिलास हम लेंगे, देखिए ये जल से भरा गिलास है और ये खाली गिलास है। तो जल से भरा गिलास तो जल भरा है, द्रव इसमें भरा है, लेकिन खाली गिलास में क्या भरा है? खाली गिलास में भरा है गैस यानी वायु, और वायु का जो भार होता है वो जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें क्या भरा है? वायु या गैस भरी है, तो गैस का जो भार होता है वो द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। समझ रहे हैं बात को? वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, जल से भरे गिलास में द्रव होता है जबकि खाली गिलास में वायु या गैस भरी रहती है। गैस का भार द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। अब इसमें जब द्रव भरा है और ये खाली है तो द्रव का भार अधिक होगा और गैस का कम होगा।
ठीक है। या हम ये कह सकते हैं द्रव पदार्थ का भार अधिक होता है, गैस पदार्थ का भार द्रव पदार्थ के भार की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, समझिए। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। एक प्रयोग होता है, ये देखो हम यहाँ पर लिए हैं एक पिचका हुआ गुब्बारा। ठीक है, यहाँ पर हमें पिचका हुआ गुब्बारा लिए हैं। जब इसको हम फुलाते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये देखो फूल गया ना, फूल गया, फूला हुआ गुब्बारा फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि हमने इसमें वायु भरी, गैस भरी नहीं, तभी तो गुब्बारा फूला। चाहे मुंह से फुलाओ चाहे पंप से फुलाओ, गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तभी तो वो फूलता है। तो गैस क्या, गैस भी पदार्थ है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगर पदार्थ स्थान न घेरता तो ये गुब्बारा ना फूलता। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि एक पिचके गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है, जिससे स्पष्ट है होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। बात को समझ रहे हो ना? जब हमने पिचके हुए गुब्बारे में हवा भरी तो ये गुब्बारा फूल गया, जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? अब मान लो बर्फ है तुम्हारे पास, उसको तुमने गर्म किया, ठीक है, तो क्या हुआ, गर्म करने पर क्या हो गया, पिघलने लगा, पानी जैसा होने लगा, द्रव जैसा होने लगा कि नहीं? और वही पानी जब तुम ठंडा करते हो फ्रिज में तो वो क्या, बर्फ बन जाता है ना। तो ठोस पदार्थ है तो वो क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी ना। तो ये ठोस अवस्था है, मान लो ये बर्फ है, हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म किया तो ये क्या हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। ठीक है, अब पुनः इसको ठंडा हम किए तो ये ठोस अवस्था में हो गया। जैसे नारियल का तेल है, ठंडी में क्या होता है, जम जाता है ना, ठंडी में जम जाता है, यानी वो ठोस अवस्था में हो जाता है। अभी मान लो गर्मी पड़ रही है तो अभी जो नारियल का तेल है उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, गर्म करने पर द्रव में हो जाता है ना, हो जाता है। वही नारियल का तेल जब ठंडी पड़ती है तो कैसा हो जाता है, ठंडा करने पर ठंडी पड़ती है तो कैसा हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगला प्रश्न, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले बता चुके हैं कि मेरा पिछला वीडियो लेक्चर 4 में आप देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यह भी मैंने लेक्चर 4 में बताया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम बताइए। यह भी हमने अपने लेक्चर 4 में बताया है। वैसे हम आपको अभी बता दें, मुलायम पदार्थ वो होते हैं जो हाथ से दब जाए, जैसे रुई, ऊन और आपकी स्पंज, ये क्या है, मुलायम पदार्थ। कठोर पदार्थ लकड़ी, लोहा, कांच, ये सब आपके कठोर पदार्थ हैं। अब अगला प्रश्न, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया है मैंने कि चुंबक किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय वस्तुएं कौन होती है, अचुंबकीय वस्तुएं कौन होती हैं। चुंबक जिन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबकीय वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा से बनी वस्तुएं, निकेल और कोबाल्ट से भी बनी वस्तुएं। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में लेक्चर 4 में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। ये कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं अपने वीडियो में। तो उसका अध्ययन कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपने अपने आसपास कितनी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में उनको पहचाना है, उनकी सूची बनाई है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 को पढ़ा दिया था, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज भी हो गई है, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब कल से हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।